हेलो बच्चों, तो अपन ने एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट ये सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके थे। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे मोलर मास। ठीक है, एक्चुअली मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, तो मोलर मास की बात करते हैं बेसिकली अपन। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में मोलर मास मोलर मास को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो यहां पर डेफिनेशन उसकी देखो ध्यान से। सबसे पहले मोलर मास को डिफाइन कैसे किया गया बच्चों? मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। एक्चुअल में क्या है कि जैसे अपन ने एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पढ़े थे, सेम एज इट इज मोलर मास एक ऐसी डेफिनेशन लाई गई जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल दोनों के लिए डिफाइंड थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन पहले ऐसे लिखते थे बच्चों, जैसे मेरे पास सोडियम है तो सोडियम में ऐसे 1123। ठीक है, अगर मैं मास नंबर के आगे अपन ऐसे लिखते थे, मास नंबर के आगे अगर mu में लिखता था तो ये था अपने पास एटॉमिक वेट, अगर मैं मास नंबर के आगे ग्राम लिख देता था तो दैट वाज ग्राम एटॉमिक वेट। अब नई डेफिनेशन आ गई मोलर मास। इसकी यूनिट देखो क्या होती है, मोलर मास भी ऐसे लिखते हैं, मास नंबर के आगे आप क्या पुट कर दो, ग्राम पर मोल, तो दैट विल बी मोलर मास। ठीक है, तो एक्चुअल में मोलर मास, ग्राम एटॉमिक वेट, एटॉमिक सब कुछ सेम है, बस यूनिट का चेंज है। तो एक्चुअली मोलर मास अपन किस में डिफाइन करेंगे? मोलर मास अपना डिफाइन होगा दैट विल बी इन ग्राम पर मोल। ठीक है, अब एक्चुअल में इस डेफिनेशन मोलर मास का जब भी डिफाइन किया जाएगा तो कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। देखो अपन इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, 1 मोल सोडियम का जो वेट होगा वो कितने ग्राम होगा? 23 ग्राम। बेसिकली मोलर मास भी किसके लिए डिफाइन करना? ओनली 1 मोल के लिए। ठीक है, नाउ द मोलर मास जिसे एटम के लिए लिख सकते हैं अपन, ये अपन एटम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, एज वेल एज मॉलिक्यूल के लिए भी। देखो मॉलिक्यूल के लिए भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं H2O, तो बेसिकली अपन ने लिखा था बच्चों 18 mu कौन सा वेट हो गया? मॉलिक्यूलर वेट, ये अपन पढ़ चुके थे। अगर मैं इसमें ग्राम पुट कर दूंगा, 18 के आगे ग्राम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर अब मैं 18 के आगे ग्राम पर मोल लगा दूंगा तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा बच्चों? मोलर मास। तो एक्चुअल में मोलर मास जो है वो एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए डिफाइन है। बस ये है कि जो पुरानी डेफिनेशन पड़ी थी वो अपने ज्यादा काम की अब नहीं है, लेकिन अपन को समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या था। एक्चुअल में एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये 4 डेफिनेशन अपन ने पहले पढ़ी थी। तो एक्चुअल में मोलर मास एक नई डेफिनेशन दी गई जिससे कि जो कि एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए कंबाइंडली डिफाइन होती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि मोलर मास एक्चुअल में जो वेट डिफाइन करता है वो कितने मोल के लिए करता है? 1 मोल के लिए, और इवन वो उसकी यूनिट में भी दिया जाता है, ग्राम पर मोल निकालते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर डेट ये अपन के मोलर मास की डेफिनेशन अपन को समझ में आ गया। अपन कुछ कंपाउंड के मोलर मास देखते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं लिखता हूं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा सोडियम ऑक्साइड Na2, यहां पर मैंने लिखा HF। ठीक है, इनके मोलर मास मुझे निकालना है। देखो ध्यान से, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40, अपन ने यूज किया था पहले भी। कार्बन का 12, ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 16 × 3। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। मोलर मास निकालूंगा तो यूनिट क्या पुट कर दूंगा? 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, सेम कहानी, सेम देखो इधर Na2O, सोडियम का सिंबल सभी को पता होता है बच्चों, 1123। ऑक्सीजन का अपन जानते हैं 8 और 16। अब देखो 2 सोडियम एटम है, तो एक एटम का वेट है 23। ठीक है, तो 2 का 2 × 23। एक ऑक्सीजन का क्या हो गया?
16, तो ये अपना हो जाएगा 46 और ये हो गया प्लस का 16, तो बेसिकली 46 और इसमें 16 ऐड किए तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 62 और ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे मुझे HF का कैलकुलेट करना, HF का फ्लोरीन का सिंबल वेरी वो ये अपन को पता होता है F9 और 19, ठीक है, और हाइड्रोजन का पता ही है 1H1। अब मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालेंगे तो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के एटम भी कितने 1 ही है, फ्लोरीन का 1 एटम है और इसका एक एटम का वेट 19, तो बोले तो कितना आ गया 20 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये अपने पास हो गया मोलर मास। तो एक्चुअल में अपन किसी भी कंपाउंड के लिए अगर मुझे पर्टिकुलर एटॉमिक वेट पता है, मास नंबर पता है, तो ऑब्वियसली मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं बिल्कुल सिंपली। ठीक है, तो एक आसान था। मोलर मास डेफिनेशन क्या बताती है, कितने मोल का वेट है, 1 मोल सब्सटेंस का वेट है। सब्सटेंस मतलब एटम का भी डिफाइन कर सकते हैं और एज वेल एज मॉलिक्यूल का भी वेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, आसान। नाउ अब इसके बाद अपन ने टोटल 5 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अपन ने एटॉमिक वेट पढ़ चुके हैं, एक एटम का वेट, अपन मॉलिक्यूलर वेट पढ़ चुके हैं, अपन ग्राम एटॉमिक वेट पढ़ चुके हैं, अपन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पढ़ चुके हैं, अपन मोलर मास पढ़ चुके हैं। अब इन बेसिक लॉ सभी को एक साथ मर्ज करके अपन लिख लेते हैं और फिर नया टॉपिक इसमें आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो अब मैं आपको लिख देता हूं, जैसे देखो अगर मैं सोडियम के लिए लिखूं तो सोडियम के लिए अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो 23 AMU। ठीक है, इसका मुझे सिंबल पता है 1123, तो मैं डायरेक्टली इसको बोलने लगूंगा एटॉमिक वेट। ठीक है, अगर मैं इसका 23 ग्राम लिखूं तो मैं इसको बोलने लगूंगा ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, अगर मैं इसमें 23 ग्राम पर मोल लिखूं तो मैं इसको बोलने लगूंगा मोलर मास, MM से बोल दिया मोलर मास। ठीक है, नाउ अब और जैसे मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने H2O2 ले लिया, ले लिया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो टोटल आ गया 34। तो इसका जो वेट आ रहा है, एटॉमिक वेट को कंबाइन कर दिया तो आ रहा है वेट 34। अगर 34 के आगे MU लिखूंगा तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट, जो कितने एटम का वेट होता है, कितने मॉलिक्यूल का वेट होता है, एक मॉलिक्यूल का। अगर मैं 34 के आगे अगर ग्राम लिखूंगा दैट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, अगर मैं 34 के आगे ग्राम पर मोल लिखूंगा तो इट विल बी मोलर मास। तो एक्चुअल में मोलर मास, एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ये सारे डेफिनेशन अपनी क्लियर है। एक्चुअल में अपन इनकी बेसिक मीनिंग क्या थी वो समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे ये पूरा चैप्टर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स पे है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में अपन को मोल्स की कैलकुलेशन करनी है। मोल की अंडरस्टैंडिंग अपन ने पढ़ी थी। बेसिकली मोल बेसिकली क्वांटिटी को बताता है। 1 मोल अपन डिफाइन करते थे कितना, एवोगाद्रोस नंबर के इक्वल, दैट वाज 6.02 into 10⁻23। यहां तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो नोट कर सकते हो आप इसको। नाउ अब अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अपन स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कैलकुलेशन ऑफ मोल। जो अपन ने पहले पढ़ा है ना वो तो बेसिक डेफिनेशन थी। अब अगर आपको ये कैलकुलेशन ऑफ मोल्स आएगा ना तभी आप इसके अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेसिकली वो बना सकते हैं। और एक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में भी अपने पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। उसमें सबसे पहला तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स डायग्राम। बॉक्स डायग्राम होता क्या है अभी अपन समझेंगे, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल की कैलकुलेशन में आपको ये बॉक्स डायग्रामिंग हेल्पफुल रहेगा। नाउ तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बॉक्स डायग्राम में सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो एक्चुअल में सबसे पहले यहां पर एक बॉक्स दे रखा है आपको, किसका, मोल्स का।
एक्चुअली मोल्स का बॉक्स दे रखा है, मतलब ये है कि मोल्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो 3 बॉक्स और दे रखे हैं आपको, एक मास दे रखा है और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखा है और एक वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर दे रखा है, एसटीपी। एक एक बॉक्स को समझते हैं अपन सबसे पहले। देखो अगर मास जो है, मास आपको दिया जाएगा किस में, ग्राम में। यहां मास आपको किस में देगा, ग्राम में। अगर आपको मास दिया जाए ग्राम में, मास गिवन है, अगर आपको मास गिवन है और आप कैलकुलेट करना चाहते हो मास की हेल्प से क्या, मोल्स, मास की हेल्प से क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, मोल्स, तो देखो ध्यान से, किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे अपन, ठीक है। अगर आप मोल से, अगर आप मोल से कैलकुलेट करना चाहते हैं मास, अगर आप मोल से कैलकुलेट करेंगे मास, तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना किससे, मोलर मास से। मल्टीप्लाई कर देना किससे, मोलर मास से। मोलर मास किसी भी कंपाउंड का अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये मास वाला बॉक्स का तो कहानी खत्म, मास वाले बॉक्स की कहानी खत्म हो गई कि मास अगर गिवन होगा ना तो मैं मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लूंगा, और अगर कभी मोल्स गिवन होंगे और मास की रिक्वायरमेंट होगी तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। चलो अब ये क्या बॉक्स, ये क्या बता रहा है सर एक्चुअल में, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको कभी कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपके पास मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन दिया गया है। देखो ध्यान से, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और उसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मोल्स, तो आपको एवोगाद्रोज नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, आपको एवोगाद्रोज नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मोल्स की हेल्प से नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एवोगाद्रोज नंबर से, सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है सर, ये समझ में आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दे रखे होंगे और मास दे रखा होगा तो मोल तक कैसे पहुंचना, मोल तक कैसे पहुंचना, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ गैस और ये एसटीपी, ये बेसिकली है क्या, देखो सबसे पहले ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला जो बॉक्स है, ये अपन किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। यहां पर ये किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, मास गिवन होना चाहिए बस, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, सभी के लिए एप्लीकेबल, ठीक है सर। ये अपन सभी के लिए लिख सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, तीनों के लिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयन गैसेस स्टेट में हो, एक्वस स्टेट में, कोई सी भी स्टेट में हो, तो यहां पर भी सर अपन सभी के लिए लिख सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, लेकिन ये वाला बॉक्स ओनली फॉर गैस। अब सबसे पहले व्हाट इज द एसटीपी, देखो ध्यान से, एक्चुअल में जो एसटीपी है ना बच्चों, ये एक डेटा है, ये कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर को लेके, ठीक है। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कितना डेटा होता है ये अपन को याद होना चाहिए। देखो बच्चों, एक्चुअल में T = होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है 1 atm। प्रेशर कितना होता है 1 atm। कई पुरानी बुकों में आपको ये भी मिल सकता है कि प्रेशर कितना 1 बार, प्रेशर 1 बार भी मिल सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई जगह आपको प्रेशर 1 बार भी मिल सकता है, ठीक है। चलो अब ये डेटा हो गया एसटीपी के, तो या तो वो आपको एसटीपी बोलेगा या फिर आपको बोल देगा कि भाई टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर कितना है वो है 1 atm। ये कहाँ चला गया अपना, ये रहा, ठीक है। तो प्रेशर कितना है अपना 1 atm और अपना टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद एसटीपी है। अगर सर चलो वॉल्यूम ऑफ गैस है, एसटीपी पर दे रखा है, तो ये जो वॉल्यूम है पहले तो इसकी यूनिट देखो क्या होगी, लीटर में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है सर। अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो मैं वॉल्यूम से अगर मोल्स निकालूंगा, वॉल्यूम से मोल्स निकालूंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 22.4 लीटर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। अगर मुझे रिवर्स करना है, सर मुझे मोल्स पता है और मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, वी हैव टू मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये एक बॉक्स डायग्राम की बेसिक सी नॉलेज अपने पास हो गई है कि मास गिवन है तो किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से। ठीक है, चलो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे होंगे तो किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, Na से, एवोगाड्रोस नंबर से। ठीक है नाउ, और अगर वॉल्यूम दे रखा है, क्या वॉल्यूम गैस का किसी भी कंडीशन पे दे दे, या ओनली फॉर एसटीपी, ओनली फॉर एसटीपी की बात करते हैं। ठीक है, तो ओनली फॉर एसटीपी की बात करते हैं तो किससे डिवाइड कर देते हैं, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या मोल्स से भी अपन मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली जिन फैक्टर से डिवाइड किया है उन्हीं फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल से मास, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस का आ जाएगा, दैट विल बी एट एसटीपी। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, तो इसे ही कहते हैं अपन बॉक्स डायग्राम। इसमें अपन ने ऐसे बॉक्स बना के समझाया ना, इसलिए नाम रख दिया बस बॉक्स डायग्राम ना, बाकी कोई सेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉल की कैलकुलेशन हो गई। मॉल की कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, इसमें देखो काम क्या आ रहा है, इसमें देखो मोलर मास काम में आ रहा है। मोलर मास ही नहीं पता तो बेसिकली फिर कुछ मतलब नहीं है इसको। तो मोलर मास कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया। हर एटम का सिंबल आपको जनरली पता होता है, कुछ एटमों का कुछ का वो दिया जाता है, तो उनके एटॉमिक वेट की हेल्प से अपन मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको आप नोट कर लो कि कैसे कैसे किसके लिए कौन सा बॉक्स कौन सी स्टेट के लिए लगाना है। ये बॉक्स ओनली फॉर गैस और वो भी सब सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट देखो, इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो आपके सामने, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम H2O। एक्चुअल में 54 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको एक और ये बात बताऊं कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली मोल निकालना ही पर्पस नहीं है, मोल निकालना ही पर्पस नहीं है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस आपको गिवन है और आप मास निकालना चाहते हो उस गैस का, तो भी ये हेल्पफुल है ना। पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप वॉल्यूम से क्या निकालो, मोल्स, और फिर मोल से कहां पहुंचो, मास पे। अगर आपको मास दे रखा है तो कहां पहुंच जाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ मोल्स। लेकिन डायरेक्टली तो नहीं पहुंच पाओगे, आपको पहले किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी हेल्प, मोल की। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन है जो ये अपन को सॉल्व करना है। देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 54 ग्राम H2O, इन 54 ग्राम H2O। तो ये अपन को देखो, इसको समझना है, सिंपल है। सबसे पहले आप मास नोट करें, तो इसका सॉल्यूशन देखें। मास ऑफ H2O ये अपन को गिवन है कितना, 54 ग्राम। ये अपन को गिवन है कितना, 54 ग्राम। ठीक है, सिंपल। अब मुझे सर मास पता है और पहले मोल्स निकालने हैं सर, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनकी बात करनी है। तो पहले मैं मोलर मास लिख लेता हूं सर। मोलर मास क्या दिया होता है क्या, नहीं, ये तो अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए बच्चों। मोलर मास FH2O अपन कितना लिखते हैं, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब क्या मोल्स निकल जाएंगे क्या सर, तो मोल्स ऑफ H2O, देखो H2O के मोल्स अपन निकालेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O दैट विल बी मास, गिवन मास कितना, 54 ग्राम। जो मास दे रखा है उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास वैल्यू सॉल्व होके आ गई कितनी, 3 मोल्स। ठीक है सर, अगर मोल्स आ जाते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं, तो सर उसके लिए तो Na से मल्टीप्लाई किया जाता था मोल्स से पार्टिकल निकालने के लिए। तो सेम चीज आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो आप इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 3Na, और ये कैलकुलेट होके आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अगर आप यहाँ वैल्यू रखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ वैल्यू रखना चाहते हैं Na की, तो रख सकते हैं, या 3Na की फॉर्म में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट वाज 3Na।
सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, आसानी है। बस आपको बॉक्स डायग्राम फॉलो करना है, जो डेटा दे रखा है उसको नोट करना है कि गिवन क्या है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कहाँ से क्या पूछा है, उससे बॉक्स डायग्राम में लिंक करो कि बेसिकली मास से कहाँ पहुँचना है विद द हेल्प ऑफ मोल। बस डेटा रखो, सॉल्व करो, सिंपल है। बस एक मोलर मास लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है, आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो और क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। एक्चुअल में 1 मोल H2 आपको दे रखा है और उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं ऐसा कुछ पूछा है। देखो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड किया तो अपन को पता चला कि 1 मोल H2 में अपन को कैलकुलेट करने हैं सर हाइड्रोजन एटम्स। तो मोल से जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल है, उसके मोल्स आपको दे रखे हैं, तो पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। तो देखो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता हूं। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, देखो ये कितना आएगा, मोल पता है, मोल इंटू एन है, यही तो होता था। तो मोल इंटू एन है, मोल्स इंटू एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता था। तो 1 तो मोल्स दे रखा है और Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मॉलिक्यूल आ गए, Na मॉलिक्यूल किसके, H2 के, ठीक है, NaH2 लिख दिया भाई, H2 के Na मॉलिक्यूल। अब देखो अपन को ये पता होता है कि एक H2 के अंदर हाइड्रोजन एटम्स की बात करूं, तो देख ध्यान से देख, एक H2 में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो छोटी कैलकुलेशन कर ली, एक H2 में हाइड्रोजन के एटम्स कितने, 2 हैं, ठीक है। 2 में कितने होंगे, 4 होंगे, 10 में, बस यही कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई कर देना जितने भी H2 है। अब H2 कितने हैं, NaH2 हैं, ठीक है। अब NaH2 के अंदर कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम, 2Na हाइड्रोजन एटम्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, सिंपल था। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में यही है, बहुत आसान है, बस आपको करना ये है कि कौन सा डेटा गिवन है और क्या पूछा है। तो बॉक्स डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाता है बस, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंपल है, आसान, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ये देखो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन अपन ने लिया। यहाँ पर क्वेश्चन देखो पहले एक बार आप, कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और उसमें अपन को 2 कैलकुलेशन करनी है। टोटल नंबर ऑफ अपन को कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपन को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले डेटा क्या गिवन है सर वो देखेंगे। एक्चुअल में अपन को 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, ठीक है। अब सर ये तो मास दे रखा है, तो पहले मोल्स निकालें, तब जाके ही मॉलिक्यूल्स और एटम की बात कर पाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर पाएंगे, ठीक है। बॉक्स डायग्राम में यही सीखा था। चलो क्या मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या अपन को रिक्वायरमेंट किसकी है, मास तो दे रखा है सर, क्या मोलर मास की रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है, हाँ मोलर मास की रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली में मोलर मास अपन को कैल्शियम कार्बोनेट का अपन ने अभी पहले ही यूज किया था, कितना था, 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास कितना आया था, 100 ग्राम। तो एक्चुअली में मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, तो गिवन मास तो रख दूंगा कितना, 200 ग्राम, ठीक है। मोलर मास मुझे पता होता है कितना, 100 ग्राम पर मोल, और आप निकाल भी सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं मोलर मास। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करके कितने मोल्स आ गए सर, 2 मोल्स, ठीक है। अब सर ये तो मोल्स आए, अपन को पहुंचना कहां तक है, ऑक्सीजन एटम्स, और जो भी कैलकुलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कराएगा। सर पहले मोल्स जो आए वो किसके आए, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए, तो वो जो क्वांटिटी बताएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट की बताएगा। तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 मोल्स आ गए हैं, तो इसके बाद मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2Na कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स,
2Na कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको पता होता है मोल से मॉलिक्यूल्स आप निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालोगे तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करते हो, Na से मल्टीप्लाई करते हो। सिंपल है, आसान, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर अपन को बच्चों इसकी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सबसे पहले अपन पहले कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर मैं अगर आपको लिखूं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, एक कैल्शियम कार्बोनेट में सर अगर ऑक्सीजन एटम्स की आप बात करोगे तो एक कैल्शियम कार्बोनेट में तो सर 3 एटम दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, हाँ तो एक के लिए तो यही है, ठीक है सर अगर 2 बोलेंगे तो 6 हो जाएंगे सर, 10 बोलेंगे तो 30 हो जाएंगे। सिंपल, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो सर, ठीक है। तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं, 2Na कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है क्या। तो जब मेरे पास 2Na कैल्शियम कार्बोनेट है तो मेरे पास 3 × 2Na कर दूं क्या भाई, तो दैट विल बी 6Na। सॉल्व हो गया। ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 6Na, खत्म क्वेश्चन, आसान था, समझ में आया क्या, ठीक है। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में यही करते हुए आ रहे हैं। देखो अपन सिंपल हो या टफ हो क्वेश्चन, पहले अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है। अगर अपन ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं गिवन क्या है और पहुंचना कहां तक है, कैलकुलेट क्या करना है, टारगेट क्या है, तो फिर अपन बॉक्स डायग्राम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। चलो अब सर इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम भी सिंपल है बच्चों। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को लिखूं ऐसे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में, अगर मैं लिखूं एक कैल्शियम कार्बोनेट में, तो मेरे पास टोटल एटम्स अगर मैं लिखूंगा टोटल एटम्स, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल एटम्स क्या 5 है क्या, देख ध्यान से, कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3, 5 एटम्स, बस लिख देना ना, यही तो लिखना है भाई, ठीक है। चलो अब सर एक कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी है, कैल्शियम कार्बोनेट तो कितने हैं, 2Na, ठीक है। चलो तो ऐसे लिखते हैं 2Na कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम्स, 5 × 2Na बोले तो 10Na, ठीक है। समझ गए क्या, सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आया। तो एक्चुअल में आपको क्वेश्चनों में यही फाइंड आउट करना होता है कि बॉक्स डायग्राम को कैसे अप्लाई करना है, सिंपल। बाकी क्वेश्चन में सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, मजदूरी होती है, उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, बेसिकली बात ही है, ठीक है। तो अपन इसकी कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली, कैल्शियम कार्बोनेट का ये डेटा अपन को दे रखा था और अपन ने बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन कर ली, सिंपल, ठीक। चलो नोट कर लो आप इसको। नाउ देखो नेक्स्ट, ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए सर। अब सर अपन बेसिकली किसको पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को। सर इसकी ज़रूरत क्यों है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या अपन ने मोल्स की कैलकुलेशन बॉक्स डायग्राम से सीख ली क्या, ठीक है, हाँ अपन ने मोल्स की कैलकुलेशन सीख ली, वो भी बॉक्स डायग्राम से, ठीक है। अब मोल्स की कैलकुलेशन करने का एक और तरीका है जो है PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन में अपन बेसिकली यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दे रखी है। पहली बात, आइडियल गैस है क्या, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उनमें कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस है ना, तो अपन वो ये मान के चलते हैं कि उधर कोई भी अट्रैक्शंस नहीं है ना, इंट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता गैस और मॉलिक्यूल के बीच में, ऐसा मानते हैं, जो कि ऐसा रियल में होता नहीं है। बाकी अपन गैसेस स्टेट करके चैप्टर होता है, वहां जाके पूरा आइडियल गैस के पोस्टुलेट जो भी होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं आइडियल गैस के बारे में, वो कैटेजी बता देता है, तो वहां पर अपन लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सा पैरामीटर क्या बताता है। देखो सबसे पहले प्रेशर, ये बताएगा प्रेशर ऑफ गैस, ये बताएगा अपने पास प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है सर। ये V वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो गैस के वॉल्यूम के बारे में तो अपन को ये पता होता है, अगर गैस किसी भी कंटेनर में है ना, तो जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा ना, वही गैस का वॉल्यूम होगा। जैसे इस रूम में गैस, तो बेसिकली जो रूम का वॉल्यूम है, वो डायमेंशन मुझे पता होगी रूम की, तो मैं वॉल्यूम तो निकाल ही लूंगा मैथमेटिकली, तो मैं गैस का वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना सबसे आसान होता है, वेरी इजी, ठीक है। नाउ तो वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पर T टेम्परेचर ऑफ गैस,
टी बोले तो टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर डिवाइस है, थर्मोमीटर से अपन टेम्परेचर यूज कर लेते हैं गैस का, वो भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। प्रेशर निकालना होता है तो फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर की डिवाइस की हेल्प से अपन प्रेशर ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सर एन और आर क्या है, एन ही है जो अपन को कैलकुलेट करना है, एन इज द मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। सर आर क्या है, सर आर है गैस कांस्टेंट, सर आर है गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब सर इनकी वैल्यू, इनकी यूनिट्स, इसमें डेटा किस में रखना है सर, और प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ये पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन में जो भी अपन को दे रखे हैं पैरामीटर ये क्या बताते हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर के बारे में कि वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं गैस का, और बेसिकली टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, फिर अपन उसकी हेल्प से मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आगे इसमें आपको बताता हूँ इनकी कुछ यूनिट्स। देखो सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं, सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर, देखो प्रेशर में आपको कौन कौन सी यूनिट्स ध्यान रखनी है, उनके रिलेशन ध्यान रखने हैं। देखो सबसे पहले आपको एटीएम ध्यान रखना है और इसके रिलेशन ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 पास्कल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, पास्कल, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया पास्कल। चलो और क्या रिलेशन है, और रिलेशन है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। और क्या रिलेशन है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ये रिलेशन कैसे आ रहा है 760 mmHg, एक्चुअल में क्या होता है जब आप कभी भी ऐसे फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप ये देखेंगे कि अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना होता है तो एक मरकरी में यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब में मरकरी फिल करते हैं और उसकी जो हाइट होती है उसकी वजह से जो प्रेशर आता है दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर ये डेटा मिलता है, फिक्स डेटा, कि जब मरकरी कॉलम की हाइट कितनी मीटर होगी, कितने mm होगी 760 mm, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 atm, ठीक है, सिंपल है। चलो इसके बाद अपन को ये फिक्स डेटा भी याद होना चाहिए अपन को, ठीक है। नाउ और देखो, और इसमें अपन लिख सकते हैं, ये देखो ये रिलेशन 1 atm 1.01 बार, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। इतना अपन को पता होना चाहिए, इतना अपन को याद हो जाना चाहिए, तो ठीक है, तो ये डेटा अपन को याद होना चाहिए प्रेशर का, ठीक है। इसमें आप कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन अगर कभी आपको देखो डेटा टॉर में दे रखा है तो आप कन्वर्जन कर सकते हो उसको एटीएम में, ये सब कुछ, ठीक है ना। कन्वर्जन को कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे दे दिया 1520 टॉर, ये टॉर दे रखा है, इसको कन्वर्जन करना है मुझे बच्चों एटीएम में, इसको कन्वर्जन करना है मुझे एटीएम में, तो बहुत सिंपल है, रिलेशन याद होना चाहिए ना बस, बाकी तो क्या है इसमें। तो देख 1520 टॉर है, एटीएम में ले जाना है, तो टॉर एटीएम का रिलेशन देख ये रहा, टॉर एटीएम का रिलेशन, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस टॉर एटीएम के रिलेशन को, 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर, तो ये टॉर से टॉर गया, वैल्यू से वैल्यू गई, बच के कितना एटीएम आ गया 2 एटीएम। तो ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं, तो अपन को जो भी प्रेशर की यूनिट रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे जो भी गिवन डेटा होगा, सिंपल। तो प्रेशर ऑफ गैस मेजर करने के लिए बैरोमीटर डिवाइस होता है और उसमें अपन को ये सब याद नहीं रखना है, वो फिजिक्स की कहानी है, वहां सीखोगे आप। एक्चुअल में अपन को यहाँ प्रेशर ऑफ गैस की यूनिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, और उनका रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, जो अपन ने ये लिखी, ठीक है। सेम अपन लिखते हैं, सेम अपन देखो वॉल्यूम के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, इधर लिख देता हूं, देखो मैं आपको वॉल्यूम ऑफ गैस, देखो इसमें आप कुछ बेसिक सी यूनिट है, अपन को पता होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, अपन को पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू
1 लीटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, इसको बोलते हैं अपन 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, याद होना चाहिए बच्चों। देखो और देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे ही बोलेगा आपको, 1 cc बोल देगा, ठीक है। फिर आप समझोगे ये cc क्या है, तो एक्चुअल में दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ और देखो बच्चों ये लिखते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। और देखो 1 गैलन इक्वल टू, ये भी आपको लिख सकता है 3.28 लीटर। तो बेसिकली ये यूनिट है किसकी, वॉल्यूम की। ये यूनिट्स हो गए अपने पास वॉल्यूम की। कन्वर्जन अपन कर सकते हैं, ठीक है, जैसा डेटा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से कन्वर्जन कर लेंगे। टेम्परेचर ऑफ गैस में देखो, टेम्परेचर में देखो बच्चों, टेम्परेचर में आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि कन्वर्जन टेम्परेचर में बेसिकली अपन 3 टाइप की यूनिट पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब एक्चुअल में इसमें रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, ये बॉक्स आपको रट जाना चाहिए। डिग्री सेल्सियस -0/100, ठीक है। केल्विन -273/100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। ये बॉक्स डायग्राम ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये वाला बॉक्स भी, ठीक है। चलो एक्चुअल में इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो एक्चुअल में मैं यहाँ पर, मुझे डेटा फ़ारेनहाइट में दे रखा है, मुझे चाहिए सर केल्विन में, तो मैं केल्विन में निकालने के लिए बस सॉल्व कर लूँगा ना, रिलेशन बना दूंगा इनके बीच में, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, ठीक है। मुझे बता रखा है मुझे ऐसा दिया है कि 52 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको कन्वर्ट करो किसमें, केल्विन में। तो कन्वर्जन किसके, ये इन दोनों को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो देखो मुझे केल्विन में डेटा निकालना है, केल्विन में निकालना है तो मैं लिखूँगा K - 273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना रखा है 52, तो मैं वैल्यू रख दूंगा 52 - 32/100, ठीक है। यहाँ यहाँ पर 180, ठीक है, ये 180, ठीक है। नाउ अपन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो बेसिकली अपन वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, ये अपन को पता चल गया इनकी क्या क्या यूनिट होती है। टेम्परेचर में तो बेसिकली 3 अपन को यूनिट काम में आएंगे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। चलो आसान सिंपल नोट कर लो आप इसको। और देखें आगे, देखो अब बचा है अपने पास R, गैस कांस्टेंट, जिसको अपन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो गैस कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या क्या होती है, देखो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास जो गैस कांस्टेंट है इसके लिए देखो अपने पास 3 वैल्यू होती हैं, या तो आपको ये दी जाएगी और याद रखनी है, देते नहीं है वो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। या फिर आपको ये वैल्यू गिवन होती है, या तो आपको ये वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये अलग है लीटर ATM, ठीक है, कोई नई यूनिट मत बना देना इसको, ठीक है। इसके बाद देखो एक और यूनिट होती है सर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो बेसिकली ये 3 यूनिट होती हैं, सर अब R की वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है वो सीखने का, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो, अगर आप मॉल की कैलकुलेशन करते हो, तो PV = nRT से मैं N = PV/RT लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो सर, ये क्या मॉल्स हैं क्या, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर R की वैल्यू इसको देखो अपन कैलकुलेशन में लगभग क्या लिख देंगे अपन, इसको मान लेंगे 25/3 कैलकुलेशन में अप्रॉक्स। इसको मैं कैलकुलेशन में क्या यूज़ कर सकता हूँ सर, इसको मैं कैलकुलेशन में यूज़ कर सकता हूँ कितना, 1/12। कैलकुलेशन में कितना यूज़ करूँगा, 1/12, सिंपल है, ठीक है। अब सर कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, देखो ध्यान से, अगर आप मॉल्स की कैलकुलेशन करते हो और अगर आपने R की ये वाली वैल्यू रखी 1/12 वाली वैल्यू, ये वैल्यू, तो फिर आपको प्रेशर कंफर्म है किस में रखना पड़ेगा, ATM में, और वॉल्यूम फिक्स है किस में रखना पड़ेगा, लीटर में। टेम्परेचर तो हमेशा किस में जाएगा, केल्विन में,
ठीक है। अगर आपने आर की ये वाली वैल्यू चूज कर ली कि मैं तो आर की ये वैल्यू रखूंगा 25/3, तो फिर पक्की बात है प्रेशर किस में जाएगा, पास्कल में, और वॉल्यूम किस में जाएगा, मीटर क्यूब में, टेम्परेचर तो किस में जाएगा, वो तो हमेशा किस में, केल्विन में। ठीक है, तो ये अपने पास PV इक्वल टू nRT में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, गैस कांस्टेंट, इनकी यूनिट्स अपन को ध्यान है, और कौन सा डेटा कब रखना है ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, सिंपल, नोट कर लो देखो इसको।